गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पर फोकस किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 73। 3 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। जहाँ तक पहुँच गए थे उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को प्रभावी बनाता है और संविधान के अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम को रोकने के लिए कानून बनाएं। ये काफ़ी दिनों से अधिनियम, ये जो अनुच्छेद 35 है, ये बार बार ठीक है स्टेटमेंट में है, लाइमलाइट में पता हो गया होगा। तो अनुच्छेद 35 के तहत जो है केवल संसद कानून बना सकती है और कई कानून बना सकती है। आपने देख लिया होगा पिछले 3-4 टेस्टों में। पहला वाला सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। राज्य का विधानमंडल नहीं, केवल संसद कानून बना सकती है। तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 जो है केवल संसद को यह शक्ति देता है कि वह उपर्युक्त के संबंध में कानून बनाए यानी विधि बनाए। संसद के अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर रोक लगाने के लिए जो है निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमादेश रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता? अच्छा, रिट निकालता कौन है? या तो सुप्रीम कोर्ट निकालेगा या स्टेट का हाई कोर्ट निकालेगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, और 5 प्रकार के रिट है, पता चल गया होगा आपको। तो परमादेश यानी मैंडेमस भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं निकाली जा सकती, राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं निकाली जा सकती, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं इनके विरुद्ध भी नहीं निकाली जा सकती। तो तीनों के विरुद्ध नहीं निकाली जा सकती, 1 2 3 सभी। तो उपयुक्त में से किसी के भी विरुद्ध जो है परमादेश रिट नहीं निकाली जा सकती। यह रिट केवल सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जा सकती है। ठीक है, केवल सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जा सकती है परमादेश रिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। वंदे प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारियों एवं निजी अधिकारियों या इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कौन सा करेक्ट है? देखिए, अभी तो बताया कि परमादेश रिट केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, निजी इकाई या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो तीसरा तो गलत है, एक तो कट ही जाएगा। बाकी पहला दूसरा करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, परमादेश केवल सार्वजनिक अधिकारियों, इकाइयों, निगमों, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों आदि के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय भी आ गए, मतलब एसडीएम कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। निकालता कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। केवल सार्वजनिक अधिकारी हैं सारे के सारे। निजी व्यक्तियों या इकाइयों, गैर संवैधानिक विभाग और संविदात्मक दायित्वों के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता। इसे किसे? परमादेश को। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इस रिट को केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही निकाल सकता है। ऐसा है क्या? अरे ऐसा है क्या? 5 प्रकार की रिट है, हाई कोर्ट भी निकाल सकता है। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, एक कटा। उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये भी गलत है। 1991 से पहले तक ऐसा था, 1991 के बाद ये प्रशासनिक
अधिकारी के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। केवल यहाँ पर दूसरा वाला ही सही है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना, सी है केवल इसका। तो देखिए, उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती थी, परंतु 1991 में न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि उत्प्रेषण जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भी इसको जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारियों के संबंध में रिट निकालने की शक्ति है। पहले भी आया होगा स्टेटमेंट, ये आपके सामने। सही है क्या? सही है। भारत के उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट निकालने की शक्ति है। बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट निकालने का आदेश दे सकता है। ये बात है सही, ये भी है। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी हो गया इसका आंसर। तो अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट निकालने से मना कर सकता है, क्योंकि रिट निकालना उच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है। ठीक है, हाई कोर्ट का विवेकाधिकार है। और इसी 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सत्य है। उत्प्रेषण रिट आ गई, इस बार अधिकार प्रक्षय आ गई। उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार से बाहर जाकर निर्णय दिया है। सही है क्या? अधिकार प्रक्षय रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने अवैध रूप से सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। और पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यह रिट न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। सार्वजनिक अधिकारी, कुछ याद आया? किसकी बात हो रही है इनमें से? किसकी बात हो रही है? परमादेश की, मैंडेमस की, डी। तो देखिए, परमादेश या मैंडेमस जो है, न्यायालय द्वारा यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को या निकाय को या इकाई को जारी किया जाता है यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। तो हाई कोर्ट कहता है आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल अधिकार आ गए, मूल कर्तव्य आ गए, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये केवल नागरिकों के लिए हैं, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए हैं। नीति निषेधक तत्वों के समान गैर न्यायोचित हैं, मतलब वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती कि आप मूल कर्तव्यों का पालन करो या ना करो। इसका संबंध मूल अधिकार में नहीं किया गया है, इसका उपबंध मूल संविधान में नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये तो बाद में जोड़े गए ना, 51A में है ये। ठीक है, तो करेक्ट हो गया, सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो मूल कर्तव्य के संबंध में उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ गैर नागरिकों को यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय इसके लिए कोई रिट नहीं निकाल सकता। इन्हें 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको कहाँ जोड़ा गया है? यह है भाग 4 में, जो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत थे, तो इसके 51 का क्लॉज बनाया गया है। ठीक है, 51 के का से लेकर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टोटल? 11 हैं ये। पहले 10 थे, लेकिन बाद में जोड़ा गया तो वो 11वां हो गया टोटल, भी 11 हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 है। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक में है, किंतु उसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जाता है, और इस सिद्धांत के संबंध में ऐसा विचार निम्नलिखित में से किसने दिया था?
इस प्रश्न को आसान तरीके से भी बहुत बार पूछा है दूसरी परीक्षाओं में कि राज्य का नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसको अपनी सुविधा के अनुसार भुनाया जा सकता है। यह किसने कहे थे शब्द, बताइए। अंबेडकर लगाकर गलत मत कर देना। गांधी जी भी इसका उत्तर नहीं है, के एम मुंशी भी नहीं है, के टी शाह ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो के टी शाह ने राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को अतिरेक कर्मकांड कहा और इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की जिसका भुगतान बैंकों के सुविधानुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ग्रेनबेल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय संविधान का अंतकरण या मूल आत्मा है या हैं? कौन? मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व, मूल कर्तव्य। कौन सा सही है इसमें? थंबनेल पर पूछा है प्रश्न। मूल अधिकार को कहा है और साथ में ही राज्य के नीति निषेध तत्व को भी कहा है, यानी भाग 3 और भाग 4 को कह दिया इन्होंने। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, मूल कर्तव्य नहीं। तो ग्रेनबेल ऑस्टिन ने प्रस्तावना को, मूल अधिकारों को और नीति निषेध सिद्धांतों को भारत के संविधान की मूल आत्मा या अंत्यकरण कहा है। प्रस्तावना को भी कहा है, ठीक है। यानी मूल कर्तव्य की जगह अगर प्रस्तावना होता तो तीनों करेक्ट हो जाते, ठीक है। ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो किस में है ये भी हैं तो भाग 4 में, लेकिन 51 का में इनको डाला गया है, ठीक है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।